तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वेल स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 23 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने टियान नान को फायर वेलम रेस्टोरेंट में बुला लिया होता है। लू फेंग भी आ चुका होता है और हम यहाँ पे दिखाया जाता है ब्लैक बचर को, जो कि उसी का ऑनर होता है। और वो लू फेंग को ग्रीट करते हुए कहता है योर मैजेस्टी। यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग की वाहवाही तो हर शहर में थी, इसलिए ये बच्चे लू फेंग का बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि ब्लैक बच्चन जो कि रेस्टोरेंट चला रहा है, तो यहाँ पे कई सारे गेस्ट आते जाते रहते थे और यहाँ पे इसी कारण उसके पास बहुत सारी न्यूज़ भी आया करती थी, जो कि फ्री में तो वो नहीं दिया करता था, लेकिन समझ लो तो वो एक ऐसा जासूस की तरह भी काम कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि उसके साथ मजाक कर रहा होता है। ब्लैक बच्चर भी लू फेंग के साथ बहुत ही कैजुअल तरीके से बात कर रहा होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लैक बच्चर को, जो कि लू फेंग का धन्यवाद करते हुए कहता है कि मैं आपकी वजह से ब्लड पाइथन सोसाइटी जा चुकी है, जिसके कारण मुझे कोई भी उन्हें ऑफरिंग फ़ी नहीं देनी पड़ेगी और मेरा इनकम भी बहुत आगे तक बढ़ जाएगा और ये मेरे रेस्टोरेंट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। जिसके बाद वो और भी सारी चीज़ें बताने लगता है कि यहाँ पे कैसे दो दो सोसाइटी हुआ करती थी। लू फेंग पूछता है कि आखिर वो दोनों डार्क फोर्सेस क्या हैं, वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं और ये पार्टीज क्यों हैं। तो वो बताते हुए कहता है कि उनमें से एक साइड कियानसन टावर का है तो दूसरा ल्यूजिन लीग का है। वो दोनों तो पहले फायर रेलम रेस्टोरेंट के बहुत ही फ्रेंडली हुआ करते थे और ये सब मैं जान पाया हूँ आप सुप्रीम के कारण, क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा आया करते हैं। तो लू फेंग कहता है कि ये तो थोड़ा सा टैक्टफुल है जो कि तुमने अपनाया है। जिसके बाद वो कहता है कि हम लोग अभी ऑलरेडी अपने फास्टर स्पीड पे हैं। अब समझ लो तो यहाँ पे बकवास ही भरी हुई है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लू फेंग और उस बच्चे जो कि खाना बनाना वाला होता है उसमें बात होने लगती है और हमें दिखाया जाता है एटीएन को, जो कि वहाँ पे आ चुका होता है और वो लू फेंग से कहता है कि तुमने मुझे बुलाया लेकिन तुम खुद लेट हो गए हो, ये कैसा ट्रीट हुआ। तो वो कहता है कि होता है मैं यहाँ पे जाम में फंस चुका था। जिसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मोयू किंगयान को और मोरोसा को, जो बाहर बैठे हुए थे। और यहाँ पे मोरोसा को ऐसे ही समझ लो जैसे कि आपने मंकी किंग को इमेजिन किया होगा, जो कि बैठकर पहाड़ों पे चिल करते रहता है, शराब पीते रहता है। सेम टू सेम समझ लो आप मोरोसा को, वैसे ही आपको एक अच्छा सा अंदाजा हो जाएगा कि मोरोसा कैसा लगने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है एटीएन को, जो कि मोरोसा को देखकर कहता है कि तुम्हारे सर्वेंट तो बहुत ज़्यादा कैजुअल है। तो लू फेंग कहता है कि जब मैं ट्रू गॉड था तब से ही वो मुझे फॉलो कर रहा है, वो मेरा सर्वेंट नहीं है बल्कि वो मेरे एक भाई जैसा है। और यहाँ पे मैं तुम्हें बुलाया हूँ इसलिए ताकि मुझे कुछ बॉडी ट्रेनिंग को लेकर कन्फ्यूजन है। तो ये सुनकर टियाना उसे कहता है कि बॉडी रिफाइनिंग तो इक्विपमेंट रिफाइनिंग के ब्रांच के ही जैसा है, अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है तो तुम मुझसे बता सकते हो। तो लू फेंग उससे सारी चीज़ें बताने लगता है, वो हर एक सवाल का जवाब देने लगता है। और फिर हमें बताया जाता है कि केओस पावर डायग्राम में 3 बॉडी रिफाइनिंग होती है, जो कि इटर्नल ट्रू गॉड स्टेज में कोई कर सकता है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसके लिए रिफाइनिंग के मटेरियल्स भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। और लू फेंग ने इस एसेंस ऑफ लॉ को मास्टर कर लिया था, जिसके कारण उसके पास अभी हुआंग सिटी के टॉप वेपन रिफाइनिंग मास्टर जो कि टियाना है, उससे वो सारी सवालों के जवाब ले सकता था। जिसके बाद लू फेंग उससे कहता है कि मैं तो सारी अंडरस्टैंड समझ चुका हूँ और फिर मुझे अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एटीएन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, थ्योरी ही फाउंडेशन है, जब तक तुम इनको सीख जाओगे तो तुम उन्हें अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने अच्छे से अपने बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, पावरफुल बना सकते हो। ये इक्विपमेंट रिफाइनिंग के ही जैसा है, समझ लो जैसे हम इक्विपमेंट को रिफाइन करते हैं वैसे तुम अपने बॉडीज को रिफाइन करके और भी पावरफुल बना सकते हो। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर फिर से फायर वेलम रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सुओ जी होता है, वो अपने पूरे दिल जान से खाना बना रहा होता है और दिखाया जाता है वो किसी और के लिए नहीं, लू फेंग के लिए होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो खाना बना रहा होता है कि उसका दूसरा भाई भी आ चुका होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका नाम होता है सुओ यून। और हमें दिखाया जाता है दोनों भाई आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सुओ यून को, जो कहता है कि फाइनली मैं ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो चुका हूँ। अब एक बंदा तो ट्रू गॉड होता है, लेकिन दूसरा भाई वो ब्रेक थ्रू करने के बाद ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस में पहुंच चुका होता है, जिसके कारण उसकी पावर अथॉरिटी सब चीज़ें बढ़ चुकी होती है और साथ में उसे रिसोर्सेज मिलना भी शुरू हो गई हैं। उसे एक आर्मी में भर्ती भी कर दी गई, जहाँ पे उसकी पोस्ट ऊपर होती है और यहाँ पे उसके पास पहले रिसोर्सेज नहीं थे, तो अब वो आर्मी
आर्मी में जाने के कारण रिसोर्सेज उसके बढ़ चुके हैं और वो अपने भाई से कहता है कि भाई तुम भी प्रैक्टिस करो और तुम भी बहुत जल्द ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस में बन सकते हो। अब यहाँ पे उनमें ऐसी ही बहुत सारी बातें होने लगती हैं जो कि साइड कैरेक्टर हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो वो दोनों भाई हम तो ऐसे ही अपने कल्टीवेशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पे हमें सुओ जी से पता चलता है कि उसे जहाँ फाइटिंग में उतना इंटरेस्ट तो नहीं, वो अपने खाने बनाने रेस्टोरेंट के बिजनेस को अच्छे से संभालना चाहता था। और ऐसे ही उनमें बातें होने लगती है और ऐसे ही थोड़ी देर बाद उसका भाई वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो उसको तब देख कर कहता है सुओ जी तुम्हारा भाई तो एक ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस बन चुका है। और यहाँ पे सुओ जी भी 9th लेवल ऑफ ट्रू गॉड रियल्म में आ चुका है, मतलब वो भी कभी ना कभी ब्रेक थ्रू करेगा ही और वो बहुत ही खुश होता है। और फिर हमें सीन चेंज कर वहाँ के स्मॉल बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उन सारी चीज़ों को सुन रहा होता है। उसे भी लगता है कि यहाँ पे उनका मिलना उनकी किस्मत के भरोसे ही था और वो जानता था कि यहाँ पे इतना आसान भी नहीं होता है ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस में ब्रेक थ्रू करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि टियानान से पूछता है कि आखिरकार तुम उन दोनों भाइयों में से किसको सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो। तो यहाँ पे टियानान कहता है कि जब मैं जवान था तो उस वक्त मैं सुओ यून को ज़्यादा एडमायर करता था, लेकिन अभी के मर्तबा मैं सुओ जी को ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तो लू फेंग भी हामी भरता है क्योंकि यहाँ पे सुओ जी ने अलग रास्ते को अपनाया होता है, जिसके बाद वो ऐसे ही आगे चल रहा होता है। वो दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि ऐसे ही छोटी मोटी रेस्टोरेंट खाने के बारे में होती हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और लू फेंग मोरोसा और मो यूंग कियान को लेकर फायर रेस्टोरेंट से निकल जाता है। और लू फेंग को दिखाया जाता है जो सोचते हुए क्या था कि पहली दफ़ा जब मैंने अपने बॉडी को रिफाइन किया था तो मुझे उसमें 1 लाख कॉस्मिक सैंड्स लगने वाले हैं और मेरी अभी जो सेकंड टाइम होने वाली है उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अभी मुझे 6,50,000 कॉस्मिक मतलब टोटल 7,000 कॉस्मिक सैंड जितने मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे वो सोचता है कि चलो मुझे यानफेंग गिल्ड में जाके इन सारे मटेरियल्स का जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि मैं अपने सेकेंड बॉडी इन्हेंसमेंट को बरकरार कर सको और मैं और भी पावरफुल हो सकूँ। जिसके बाद वो निकल जाता है वहाँ पे सब चीज़ को लेने के लिए और दिखाया जाता है लू फेंग अपने बोट को ले लेता है और मोरोसा मो किंग यान भी वहाँ पे आ जाता है और लू फेंग उन सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि किंग यान मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक सेक्लूजन में जाने वाला हूँ और यहाँ पे तुम्हें हर वक्त केव में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे कभी भी आ जा सकते हो, अभी तुम जाओ तो घर पे भी जा सकते हो। तो वो कहता है ठीक है मास्टर। अब लू फेंग ने उन सारे मटेरियल्स को खरीद लिया होता है जहाँ पे मोरोसा को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है मास्टर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो वो कहता है कि जब तक तुम ट्रबल न काउज करो तुम यहाँ फ्रीली घूम सकते हो। जिसके बाद लू फेंग चला जाता है और सब लोग अपने अलग अलग में जाते हैं और लू फेंग अपने सेक्लूजन में चला जाता है ताकि वो अपने सेकंड लेवल को भी अनलॉक कर सके। और अब फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे टाइम बीत जाता है, लगभग 500 दिन गुजर चुके होते हैं और तभी हमें एक ग्रेट और बंदे को दिखाया जाता है जो कि ह्यूवांग सिटी में एंटर करता है और ये कोई और नहीं वही असासिनेशन होता है, असासिन होता है जो कि लू फेंग को मारने की फिराक से आया होता है और कहता है फाइनली मैं ह्यूवांग सिटी में आ चुका हूँ। और यहाँ पे पहले मुझे तो लू फेंग की सारी जानकारी लेनी होगी कि आखिर उसके पास कितनी पावर है और वो क्या क्या करता है, लेकिन यहाँ पे वो इन सब चीज़ के बारे में सोच सके वहाँ पे सडनली ब्लास्ट होने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ह्यूज फ्लाइंग सीक्रेट ट्रेजर सारे रास्ते के बंदे को हटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो सबसे कह रहा होता है कि मैं रास्ते से हट जाऊँ। अब जितने भी नॉर्मल ट्रू गॉड्स के बंदे थे वो सभी वहाँ से हट चुके होते क्योंकि कोई भी अभी बीच में नहीं आना चाहता था क्योंकि अभी जो उन पर अटैक कर रहा था वो कोई मामूली बंदा नहीं था, वो रॉयल फैमिली में से एक था, इसलिए कोई भी उसके सामने आने की ज़रूरत नहीं कर रहा होता है और सारे प्रैक्टिशनर हेल्पलेस हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उसी वक्त एक इनविंसिबल सोर्स ऑफ लव मूव करने लगती है और दिखाया जाता है जितने भी वहाँ बंदे होते हैं यहाँ तक कि बड़े फैमिलीज़ के बच्चे भी, सर्वेंट्स, म्यूजिशियन, सब लोग मानो राख हो चुके होते हैं, सब लोग तबाह हो चुके हैं, मतलब सब लोग एक ही झटके में मार दिए जाते हैं और वहाँ पे एक जरा सा भी निशान तक नहीं बचता और ये किसी और ने नहीं उसी असासिन ने किया होता है क्योंकि उसे देख रहा उसने उसके सामने ही वो बंदा ऐसी हरकतें कर रहा था तो वो कैसे सह लेगा। उसकी प्राइड ही अपने लिए इतनी ज़्यादा बात हुई और कहता है कि तुमने मुझे हिट किया तो अब तुम्हें मरना ही डिजर्व करता है। जिसके बाद सबको क्रश करके आगे बढ़ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि किसने किसको मारा है और किसने उन सबको मारा है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ उन सारे क्लाइंट्स के पास चली जाती है, सबको किसी
को पता नहीं होता कि किसने उन सबको मारा है, लेकिन उन सबको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जिस हिसाब से उन सबको मारा गया था वो ज़रूर एक इटर्नल ट्रू गॉड है, नहीं तो यहाँ पे कोई और उसे नहीं मार सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही सावधानी से मारी गई थी, बहुत ही चुप्पी से, और सब लोग इसका अंदाज़ा लगा लिए थे कि वो कोई असासिनेशन ही हो सकता है। और ऑर्डर दिया जाता है कि कैसे भी करके उसे खोजो और उसे मुझे मारना है। फिर चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन होने लगती है, कई सारे बंदे उससे खोज में लगे हुए होते हैं ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार जियांग फैमिली के डिसेंडेंट को मारने की किसकी हिम्मत हुई। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे 5 बड़े फैमिलीज में से 6 बच्चे मारे जा चुके थे, जिसके कारण वो सभी बहुत ही गुस्सा हो चुके थे उन्हें मारने के लिए। लेकिन ग्रेट फिगर रॉब बंदा तो यहाँ पे आ चुका होता है, जो कहता है कि मुझे इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, इसी कारण वो ऐसा कर रहा था। उसे अपने असासिनेशन स्किल पे भी बहुत ही भरोसा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जो काम कर दिया उसने वहाँ के सारे राज को मिटा देगा, तो वहाँ पे किसी की औकात नहीं है कि वो उसके बारे में पता लगा सके। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड मेंशन यहाँ पे कोई भी सीक्रेट्स मेरे बारे में फाइंड नहीं कर पाया। जिसके बाद वो आगे निकल जाता है, हमें पता चलता है उसके बारे में, जो कि आ जाता है लू फेंग की इन्फॉर्मेशन को परचेज करने के लिए, ताकि वो जान सके कि आखिरकार लू फेंग में क्या क्या अभी खूबियाँ हैं। वो डार्क प्लेस के पास जाता है और कहता है कि मुझे इटर्नल ट्रू गॉड लू है के इन्फॉर्मेशन के बारे में चाहिए। तो डार्क प्लेस रिस्पॉन्ड करता है कि उसके लिए आपको 100 कॉस्मिक सैंड्स चाहिए, तो वो उसे खरीद लेता है। जिसके बाद उसे सारी चीज़ें मिलने लगती हैं, उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है लू फेंग के बारे में, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए ये प्राइस बहुत ही कम होती है। और हमें बताया जाता है कि उसके पास अभी 8,29,200 कॉस्मिक सैंड्स बचे हुए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है ग्रे रॉड को, जो इन्फॉर्मेशन लेकर कहता है कि क्या लू है पे कोई बाउंटी भी लगा हुआ है। तो वो कहता है नहीं। इसे जानकर वो नाखुश हो जाता है कि उस पर बाउंटी नहीं लगा हुआ है, काश लगा होता तो उसको मारने पे उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता, उसको लूटने के बाद और उसको मारने के बाद। लेकिन क्या ही कर सके, उस पर कोई बाउंटी नहीं होता है। और वो जानता था कि उसके जो ट्रेजर्स है वो कितने ज़्यादा प्रीसियस है, इसलिए वो कहता है कि पहले मुझे तो यहाँ पे टैक्टिक्स को यूज़ करना होगा। और जब वो इसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है तो उसे उसके विंग्स के बारे में भी पता चलता है, उनकी इमेजेस, और उसको ये भी पता चलता है कि वो केओस रियलम के टैक्टिक्स को यूज़ कर सकता है, जो कि असल में इटर्नल ट्रू गॉड्स के टॉप एग्जिस्टेंस के ब्लड लाइन वाले बंदे ही उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐरे गैरे उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे वो कहता है चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी बॉडी लेवल कितनी हो, मेरे अटैक के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। और उसे ये भी पता चलता है कि अभी के मर्तबा लू फेंग सेक्लूजन में गया हुआ है, और सेक्लूजन में जब कोई होता है तो वो बहुत ही कॉशियस होता है, वहाँ पे उस पर अटैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। मतलब समझो कि वो केव में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वो फैसला करता कि वो अभी वो इंतजार करेगा, जब मौका मिले तो स्नीक अटैक जरूर करेगा। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर फ्लेम इन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें डिप्टी मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर से कहता है मास्टर एक यहाँ पे यिंग कैंग आया हुआ है हुआंग सिटी में, और अभी उसने लू है के बारे में इंफॉर्मेशन को परचेज किया। जिसको जानकर वो बंदा कहता है कि क्या वो हुआंग सिटी में है। आखिर ऐसा लगता है कि शायद उसी ने उन सारे बच्चों को मारा है, ऐसा ही शक लगता है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे उन्हें ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो बंदा लू फेंग को मारने के लिए आया है, और यहाँ पे वो चाहकर भी लू फेंग को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनका एक रूल होता है, वो किसी भी जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है तो किसी को बता नहीं सकते, चाहे लू फेंग उनके लिए कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो। वो लू फेंग को इसकी खबर नहीं दे सकते कि तुम्हारे बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है, यहाँ तक कि लीडर भी ऐसा नहीं कर सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है। लू फेंग ने अपने सामान को खरीदा तो चाहकर भी कोई नहीं पता लगा सकता है कि लू फेंग ने क्या खरीदा है क्या नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो यहाँ पे ये यंग सिटी जो भी है वो फेमस है। और दिखाया जाता है टाइम पास होने लगता है, और एक ही झटके में 1200 डेज पास हो जाते हैं, और समझ लो तो 1200 ईयर्स, जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से इतना पास हो चुका था। लेकिन ये बहुत ही छोटा था, और लू फेंग ने अपने सेकेंड लेवल ऑफ केओस पावर डायग्राम को कंप्लीट कर दिया होता है। इसके लिए लू फेंग को बहुत ही टाइम लगा होता है, और इसमें उसकी बॉडी रिफाइनिंग भी फास्ट हो रही होती है। जिसके बाद
हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है स्टार्ट आवर में, जहाँ पे लू फेंग की बॉडी ऑलरेडी 18 बिलियन किलोमीटर्स तक जा चुकी होती है और वो कहता है कि मेरी बॉडी बहुत ही पावरफुल हो चुकी है और ये भी सेकेंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन मुझे और भी आगे बढ़ना होगा। और वो इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं जब से ओरिजिन कंट्रीन में आया हूँ तब से मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे अभी बहुत ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि मुझे अभी और भी पावरफुल बनना है कि उस पावरफुल मैप के हर एक लेवल को निपटाना है जिसमें 6 लेवल्स मौजूद हैं। और वो कहता है अभी यहाँ पे और भी सारी टेक्निक के बारे में बात करने लगता है, जो कि आपको पता है कौन कौन सी टेक्निक्स मैंने फाइट्स के दौरान बताई होंगी, जो इसको डिस्कस करना उतना अच्छा नहीं बनता। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है।